दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों संविधान की अनुसूचियों की। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है श्रुति कोश चैनल पे तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम संविधान की अनुसूचियाँ। तो दोस्तों संविधान की अनुसूचियों के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि वर्तमान में अनुसूचियां हैं कितनी। तो अगर हम मूल संविधान की बात करें दोस्तों तो मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में ये 4 और जुड़ने के कारण 12 हो गई है। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो आइए हम क्रमशः 12 की 12 अनुसूचियों के बारे में एक अवलोकन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची, और ये प्रथम अनुसूची किससे जुड़ी हुई है दोस्तों? ये प्रथम अनुसूची जुड़ी हुई है, इसमें विषय है भारत संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में। भारत संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है कि राज्यों के नाम क्या हैं, उनके न्यायिक क्षेत्र क्या क्या हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत संघ राज्य क्षेत्र का नाम क्या है और उसकी सीमाएं क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, इन सब के बारे में इसमें दिया हुआ है। दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 कैसे हुए? क्योंकि 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29वां जो राज्य था वो तेलंगाना बना था। तेलंगाना जो राज्य बना था, और ये कब बना था? ये 2014 में बना था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न बन सकता है कि तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो किसकी सिफारिश पर ये बना? तो दोस्तों यहाँ पे हम देखें कि ये कृष्णा समिति की सिफारिश पर, कृष्णा समिति की सिफारिश से ये जो आपका तेलंगाना राज्य है वो तेलंगाना राज्य बना। तो ये 29वां राज्य था। अभी 28 कैसे हो गए? 28 ऐसे हो गए कि जो आर्टिकल 370 था वो आर्टिकल 370 जो है अब हटा दिया गया है, और जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था उसको हटाकर अब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो 7 से ये हो गए 9। तो इस तरह से हम 9 हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, और राज्यों के रूप में भारत देश जो है वो 28 राज्यों के रूप में वर्तमान में विद्यमान है। दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि भारत के संविधान के अंदर कहीं पे भी फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। संघ के लिए फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है, फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है दोस्तों। यहाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 1 के अंदर दोस्तों, आर्टिकल 1 के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे देश का नाम क्या है। तो दोस्तों देश का नाम जो है वो यहाँ पर दिया गया है भारत व इंडिया। ये दोनों ही यहाँ पे नाम दिए गए हैं। इन नामों के अलावा और कोई नाम हमारा यहाँ पर नहीं दिया गया है। जैसे कि आप कहें कि भारत को हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, तो हिंदुस्तान नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। सिर्फ नाम जो दिया गया है वो या तो भारत दिया गया है या फिर इंडिया नाम यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड अनुसूची की, द्वितीय अनुसूची की। और द्वितीय अनुसूची के अंदर क्या दिया गया है देख लेते हैं। तो द्वितीय अनुसूची के अंदर है दोस्तों जितने भी संवैधानिक पद हैं, हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन पदों पर, तो उन संवैधानिक पदाधिकारियों की यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? वेतन भत्ते दिए हुए हैं। जो हमारे सभी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, तो सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? वेतन भत्ते दिए हुए हैं। जैसे कि राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इसके अलावा आपके SC HC यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके न्यायाधीश हैं। इसके अलावा जो लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हैं, इसके अलावा राज्यसभा के
सभापति व उपसभापति हैं। तो ऐसे जो संवैधानिक पद हैं हमारे, उन संवैधानिक पद के जो पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों के वेतन भत्ते यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी आ जाते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो राज्य विधान परिषद है उनके सभापति आ जाते हैं, उनके उपसभापति आ जाते हैं। तो ये सब जो हैं यहाँ पर उन पदाधिकारियों के जिनके जितने भी संवैधानिक पद हैं, उन संवैधानिक पद के जो पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों के वेतन भत्ते जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों तृतीय अनुसूची की। जो हमारी थर्ड अनुसूची है, वो थर्ड अनुसूची क्या कहती है? तो थर्ड अनुसूची कहती है दोस्तों कि जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके पद की शपथ के बारे में ये प्रावधान दिया गया है। और पद की शपथ के लिए कौन कौन यहाँ पद की शपथ लेते हैं? जैसे कि हम बात करें तो संसद के जो सदस्य हैं तथा जितने भी मंत्री हैं वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं। या हम बात करें यहाँ पर तो जो राज्य विधानमंडल हैं हमारे, उन राज्य विधान मंडलों के सदस्य व मंत्री पद की शपथ लेते हैं। और अगर हम बात करें तो जो हमारे न्यायालय हैं, उन न्यायालयों के न्यायाधीश जो हैं वो पद की शपथ लेते हैं। आदि और भी कई यहाँ पर हैं, जैसे कि जो संघ के मंत्री हैं या फिर जो संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर शपथ लेते हैं। या फिर हम बात करें जो राज्य मंत्री है वो राज्य मंत्री यहाँ पर शपथ लेते हैं। तो ये सब जो है यहाँ पर शपथ लेते हैं। यानी अनुसूची 3 जो कहती है वो क्या कहती है? वो पद की शपथ के बारे में यहाँ पर प्रावधान करती है। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर अनुसूची 4 की। और अनुसूची 4 क्या कहती है? अनुसूची 4 कहती है दोस्तों कि जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा में राज्यों से सीटों का बंटवारा, यानी राज्यसभा में जो राज्य हैं हमारे, उन राज्यों से जो सीट है उनका आवंटन किस प्रकार होगा, क्या आधार होगा उनका। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख लें कि ये जो सीटों का आवंटन है, ये सीटों के आवंटन का आधार क्या है दोस्तों? आधार है जनसंख्या। तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। अगर हम सर्वाधिक बात करें तो सर्वाधिक सीटों का आवंटन किसको किया गया है? यूपी, जिनकी 31 सीटें हैं। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का आपको पता होगा दोस्तों, राजस्थान की 10 सीटें हैं जिनके ऊपर हम राज्यसभा के अंदर यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो भेजते हैं। इस प्रकार सभी राज्यों का अलग अलग यहाँ पर पार्टीशन किया हुआ है। और पार्टीशन का आधार क्या माना गया है? उसका आधार माना गया है दोस्तों जनसंख्या को। तो जनसंख्या के आधार पर जो है वो राज्यसभा के अंदर राज्यों से सीटों का बंटवारा किया गया है। और उसी आधार पर जो कैंडिडेट है वो चुनकर जाते हैं संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अनुसूची 5 की। तो यहाँ पर अनुसूची 5 क्या कहती है हम देख लेते हैं। अनुसूची 5 5th अनुसूची क्या कहती है? तो 5th अनुसूची कहती है दोस्तों कि यहाँ पर दिया है कि SC ST क्षेत्रों का प्रशासन और उसका क्या दिया हुआ है? प्रबंध भी दिया हुआ है, प्रशासन व प्रबंध। तो SC ST जो हमारे क्षेत्र हैं उनका प्रशासन कैसा हो, उनका प्रबंध कैसा हो, ये यहाँ पर दिया हुआ है। उनके नियंत्रण के बारे में जो उपबंध है वो दिए हुए हैं। तो ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत है। और ये आर्टिकल जो है हमारे संविधान के अंदर 244 से जुड़ा हुआ मैटर है। 244 के अंदर ये SC ST क्षेत्रों का प्रशासन व उनके प्रबंध के बारे में बात की गई है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 6 की। अनुसूची 6 के अंदर क्या दिया गया है? तो दोस्तों अनुसूची 6 के अंदर दिया हुआ है जो हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा
मिज़ोरम, ये जो हमारे राज्य हैं, इन राज्यों में, इन क्षेत्रों के लिए क्या किया गया है यहाँ पर, इन क्षेत्रों के लिए जो विशेष प्रबंध हैं, उन विशेष प्रबंधों की बात की गई है। विशेष प्रबंधों की यहाँ पर क्या की गई है, बात की गई है। तो ये राज्य कौन से हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। और यहाँ पर प्रशासन कौन सा, यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र, कौन से क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र हैं। जिन जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रबंधों की बात की गई है, विशेष उपबंध जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। ये जो नाम आपको दिए गए हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनको आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, और वो ट्रिक है दोस्तों अमी मैत्री। अमी मैत्री। तो अमी मैत्री का मतलब क्या हुआ, अमी मैत्री का मतलब हुआ ऐसे असम, मी से मिजोरम, में से मेघालय, और त्रि से त्रिपुरा। तो ये 4 राज्य हो गए, अमी, मैत्री, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो इन चारों के अंदर जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रबंध जो हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुसूची 7 की। तो अनुसूची 7 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, अनुसूची 7 जो है वो जुड़ी हुई है विषयों से। विषय कौन से, जो केंद्र और राज्यों के मध्य सब्जेक्ट बांटे गए हैं, उन सब्जेक्टों की यहाँ पर बात की गई है। इनमें जो संघ सूची है उसके बारे में बात की गई है, जो राज्य सूची है उसके बारे में बात की गई है, और जो समवर्ती सूची है उसके बारे में बात की गई थी। राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है। विषयों के बारे में बात की गई है कि इन विषयों के ऊपर कानून कौन बनाए। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात देख लेते हैं कि संघ सूची और संघ सूची के अंदर जो कानून बनाने का दायित्व है वो केंद्र सरकार के पास है। कानून निर्माण ये केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची में राज्य सरकार के पास है। और अगर हम बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची के अंदर जो कानून है वो राज्य व केंद्र दोनों बना सकती है। केंद्र व राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, विवाद की स्थिति के अंदर केंद्र का जो कानून है वही मान्य होगा। विवाद में केंद्र का जो कानून है वही यहाँ पर मान्य होगा। अब बात कर लें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सब्जेक्ट कितने कितने हैं। तो दोस्तों संघ सूची के अंदर अगर वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। और राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। और अगर समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची के अंदर वर्तमान में 52 विषय हैं। अब इनको हम देख लें कि मूल में कितने थे, ये भी हम बात कर लें। तो दोस्तों संघ सूची के अंदर मूल जो दिए गए थे सब्जेक्ट वो दिए गए थे 97। राज्य सूची के अंदर जो मूल सब्जेक्ट दिए गए हैं वो दिए गए हैं 66। समवर्ती सूची के अंदर जो मूल सब्जेक्ट दिए गए हैं वो दिए गए हैं 47। तो ये दिए गए हैं जिनके ऊपर इन विषयों के आधार पर संघ क्या करता है, कानून बनाता है। राज्य क्या करता है, कानून बनाता है। और समवर्ती सूची के आधार पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाते हैं। और वे दोनों जो कानून हैं उनके अंदर अगर विवाद की कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर, विवाद की स्थिति के अंदर जो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून है वो मान्य होता है। अब दोस्तों एक चीज़ और यहाँ देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा विषय हो जो इन तीनों के अंदर ही सम्मिलित नहीं हो, तो ऐसे विषयों को दोस्तों कहते हैं अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय। और ये अवशिष्ट विषय किसको दिए गए हैं, ये अवशिष्ट विषय दिए गए हैं केंद्र को। केंद्र सरकार क्या करती है इनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो जो अवशिष्ट विषय हैं उन अवशिष्ट विषयों के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। जैसे कि हम एक बात करें तो ये साइबर अपराध की अगर बात करें तो दोस्तों साइबर अपराध के बारे में
जो कानून बनाने का अधिकार है, क्योंकि ये अवशिष्ट विशेषता ना तो संघ में था, ना राज्य में था, ना ही समवर्ती में था। तो ये अवशिष्ट विषय होने के कारण इसको कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को प्रदान कर दिया गया। तो साइबर अपराध किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, उसके तहत जो राज्य सूची के 4 सब्जेक्ट थे, 4 विषय थे, वो समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। कौन से सब्जेक्ट थे वो थे शिक्षा, वो थे मापतोल, वो थे वन तथा पर्यावरण, 3 ये हो गए। चौथा है जनसंख्या और परिवार नियोजन, और 5वां है दोस्तों न्याय प्रशासन। तो ये 5 जो सब्जेक्ट हैं ये राज्य सूची से कहाँ जोड़ दिए गए? समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। उसके आधार पर ये जो विषय हैं ये यहाँ पर दे दिए गए। तो ये दोस्तों थी हमारी 7वीं अनुसूची, जिसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के जो है विषय यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अनुसूची 9 की। अनुसूची 8, 7वीं अनुसूची हमने पीछे की, अनुसूची 8 की हम बात करेंगे। और ये अनुसूची 8, इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों? अनुसूची 8 के अंदर बात की गई है भाषाओं की, यानी संविधान के अंदर जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उन भाषाओं की यहाँ पर बात की गई है। संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाएं, उनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। और कितनी भाषाएं दोस्तों? अगर हम मूल संविधान की बात करें तो उसमें 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी जा चुकी है। अब 14 के बाद देखिए, 14 तो हैं ही, 14 के बाद ये 22 जो जुड़ी वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है ज़्यादातर वहीं से पूछा जाता है। तो दोस्तों जो 15वीं भाषा जुड़ी वो जुड़ी सिंधी। और सिंधी ये कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई दोस्तों 21वें संविधान संशोधन द्वारा। 21वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ी गई, और कब? 1967 में। उसके बाद दोस्तों 3 भाषाएं और जोड़ी गई, और ये थी 16वीं, 17वीं और 18वीं। और ये कौन सी थी? ये थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 3 भाषाएं और जोड़ी गई, और ये 3 भाषाएं जो जोड़ी गई वो जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन हुआ, उस संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के अंदर। उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई, और वो थी 19, 20, 21 और 22। और ये जो 4 भाषाएं थी वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं जो जोड़ी गई दोस्तों, ये जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ी गई? 2003 में। तो 2003 के अंदर ये जो 4 भाषाएं थी वो जोड़ी गई। यहाँ पर आप याद करने के लिए इसको कर सकते हैं दोस्तों, मैं कोनी, मैं कोनी, मकोनी। मकोनी से मैं क्या हुआ? मैं से मणिपुरी, को से कोंकणी, ने से नेपाली, मैं कोनी। और इसको याद करने के लिए आप ट्रिक काम में ले सकते हैं, और वो ट्रिक है दोस्तों बोडो मस, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। एक
और हम यहाँ पे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारी जो 14 भाषाएं थी, उन 14 भाषाओं में एक भाषा थी उड़िया, और इस उड़िया का 2011 में नाम जो बदलकर क्या कर दिया गया, ओडिया कर दिया गया। ओडिया नाम इसका कर दिया गया। तो ये 8वीं अनुसूची है हमारी, और 8वीं अनुसूची के अंदर क्या दिया गया है, जो संविधान के अंदर मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उन भाषाओं के बारे में यहाँ बात की गई है। तो मूल जो संविधान है हमारा, उसमें 14 भाषाएं दी हुई है, और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा हमने, 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके बाद 16वीं, 17वीं, 18वीं जो भाषाएं हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, और 19, 20, 21, 22 जो भाषाएं जोड़ी गई वो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये भाषाएं जोड़ी गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अनुसूची 9 की। अनुसूची 9, और इस अनुसूची 9 के अंदर क्या दिया हुआ है दोस्तों? इस अनुसूची 9 का जो संबंध है वो संबंध है भूमि सुधार से। भूमि सुधार से इसका संबंध है, और इस भूमि सुधार के अंदर क्या दिया हुआ है, जो जमींदारी प्रणाली है उसके उन्मूलन से संबंधित जो राज्य विधानमंडल और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम हैं, विनियम हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इस अनुसूची को पहले संशोधन द्वारा कब यहाँ पर किया गया? पहले संशोधन द्वारा इसके अंदर मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा में इस कानून को सम्मिलित करने के लिए जो है वो बात की गई। इसके बाद 2007 के अंदर जो है इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में क्या किया जाए, 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी कानून सम्मिलित किए गए हैं उन सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा जो है वो की जा सकती है। तो ये अनुसूची 9 जो है उसमें भूमि सुधार कानून कब जुड़ा? सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात यह है कि ये प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। उस संविधान संशोधन के द्वारा 1951 के अंदर ये भूमि सुधार जो है वो जोड़ी गई, अनुसूची 9 जो है वो जोड़ी गई। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है। तो 9वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई दोस्तों? भूमि सुधार से जुड़ी हुई है। अब बात कर लेते हैं यहीं पे 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची किस बारे में बात करती है? 10वीं अनुसूची बात करती है दोस्तों दल बदल विरोधी कानून के बारे में। दल बदल विरोधी कानून। और ये दल बदल विरोधी कानून क्या है दोस्तों? दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी निहरता के जो उपबंध है वो यहाँ पर दिए गए हैं। और ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया दोस्तों 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 52वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया, और ये सन जो है वो है 1985। तो 1985 के अंदर 52वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। इसे क्या कहते हैं हम? दल बदल विरोधी कानून, या फिर इसे दल परिवर्तन विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो ये 10वीं अनुसूची के अंदर वर्णित विषय जो है वो ये है। फिर हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची के अंदर क्या दिया हुआ है दोस्तों? 11वीं अनुसूची के अंदर दिया हुआ है पंचायती राज। पंचायती राज, और ये पंचायती राज को हम और क्या कहते हैं? 73वां संविधान संशोधन भी इसको कहा जाता है। 1992 में ये जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन, और पंचायती राज के रूप में इसे जाना जाता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो 29 विषय हैं इसके अंदर। 29 विषय इसको दिए गए हैं, और ये जो हैं संविधान के भाग 9 के अंदर इसको शामिल किया गया है। तो 29 विषय के साथ संविधान के भाग 9 के अंदर इसको शामिल किया गया, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये जो है वो जोड़ा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका विस्तार से वर्णन जो है आगे के हम जो लेसन होंगे हमारे उनके अंदर हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। और ये 12वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है दोस्तों? ये 12वीं अनुसूची जुड़ी हुई है नगरीय प्रशासन से। नगरीय प्रशासन के संबंध में ये बात है। और ये नगरीय प्रशासन संबंध कब जोड़े गए? 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन हुआ
उस 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के अंदर ही ये जो है वो जोड़ी गई। और इसके अंदर अगर हम विषयों की बात कर लेते हैं तो विषय कितने दिए गए हैं, यहाँ पर 18 विषय जो हैं वो नगरीय प्रशासन से संबंधित 18 विषय यहाँ पर बात की गई है। तो ये नगर पालिकाओं को शक्तियाँ प्रदान करता है, प्राधिकार प्रदान करता है, उनको जिम्मेदारी देता है। तो 18 विषय के साथ 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के अंदर ये जो है अनुसूची जोड़ी गई। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारी आज का हमारा लेसन था, जिसके अंदर हमने संविधान से जुड़ी हुई 12 अनुसूचियों के बारे में बात की। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आगे की वीडियो के लिए अगर आपने अब तक मुझे श्रुतिकोश चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो हैं वो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।